नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक खास टॉपिक जिसका नाम है बजट। ये बजट जो है आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में बजट के बारे में जानेंगे, बजट क्या होता है, बजट को किस तरह से पेश किया जाता है, बजट को पहले कौन पेश करते हैं और किस सदन में पेश किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बजट के बारे में। बजट होता क्या है आखिर? देखिए, बजट जो है एक लेखा पत्र होता है। बजट क्या होता है? लेखा पत्र, यानी इसमें पूरा लिखा हुआ एक पत्र होता है और इसका जो है विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कहता है क्या, बजट एक लेखा पत्र होता है जिसमें सरकार के एक वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। यानी कि सरकार जो है एक साल में क्या काम की है, कितना खर्च किया है, कितना आमदनी आया है और सरकार को कितना इनकम प्राप्त हुआ, कितना राजस्व में बढ़ोतरी हुई, कितना कमी हुई, सरकार ने कितना खर्च किया, कितना आवंटित किया, इन सभी बातों का विवरण जो है एक पत्र पर लिखा जाता है, यानी कागज पर लिखा जाता है और उसको लिख करके जमा किया जाता है। और इस प्रकार से पूरा एक वर्ष का लेखा जोखा जो होता है उसको जो है बजट के रूप में पेश किया जाता है। कहता है कि बजट एक लेखा पत्र होता है जिसमें उस लेखा पत्र में क्या होता है, सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा के बारे में बताया जाता है। यानी सरकार एक साल में कितना क्या क्या नहीं किया है उसको लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं लेखा पत्र। और लेखा पत्र को ही क्या कहते हैं हम लोग? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। अब देखिए, हमारा जो संविधान जिस वक्त लिखा गया, संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई। हमारे संविधान में, जो हमारा देश का संविधान है भारत का, उसमें बजट की चर्चा कहीं भी नहीं किया गया। तो बजट के स्थान पर क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहता है? हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया, बल्कि बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी हमारे संविधान में बजट के स्थान पर क्या का चीज का इस्तेमाल किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी हमारा जो बजट ना होकर के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वहां पे लिखा गया है। इसके बाद है कि सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 10 बार, वो किसका है? मोरारजी देसाई का। किसका है? मोरारजी देसाई का। यानी हमारे देश का सबसे ज्यादा अधिक बार बजट जो पेश करने का, सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो किसका नाम का है? मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई जो हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने अभी तक 10 बार बजट को पेश कर चुका है। इससे ज्यादा अभी तक बजट किसी ने पेश नहीं किया है। देखिए, बजट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और कि बजट को हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और बजट जो है संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदनों में बजट को राष्ट्रपति ही पेश करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। लेकिन बजट जो पेश किया जाता है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट कौन रखते हैं? तो रखते हैं राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट को राष्ट्रपति रखते हैं, लेकिन बजट जो पेश किया जाता है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। तो वित्त मंत्री ही जो बजट को पेश करते हैं और संसद के सदनों के समक्ष कौन रखते हैं? तो राष्ट्रपति रखते हैं। बजट शब्द का जो प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 में, किसमें किया गया? बजट शब्द का जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 112 में, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसको हम लोग बजट कहते हैं और उसका जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 जो है ये कहता है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 112 में, और इसी को हम लोग शब्दों में क्या बोलते हैं? बजट। अब देखिए, एक शब्द है यहाँ पे अनुदान। आप लोग बजट को अच्छे से समझ गए। बजट का विवरण किसमें है? बजट नहीं, बल्कि बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है अनुच्छेद 112 में, और हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं बजट बोलते हैं। कहता है कि अनुदान की मांग, एक शब्द है यहाँ पे अनुदान की मांग। देखिए, अनुदान क्या होता है? अनुदान का मतलब क्या है? सरकार का जो भी अनुदान दिया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है, या संसद जो सरकार से कोई भी अनुदान लेती है तो उसके बारे में बात करता है। यहाँ पे कहता है इसकी चर्चा अनुच्छेद 113 में, किसमें? अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग की चर्चा जो है अनुच्छेद 113 में की गई है। इसमें क्या कहता है? इस अनुदान की मांग में कहा गया कि इस मांग पर ही कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अनुदान के मांग पर ही क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक है सांकेतिक कटौती, दूसरा है साधारण कटौती और तीसरा है नीति और सहमति कटौती। तो कहता है कि अनुदान मांग के आधार पर ही कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। क्या किया जाता है? कटौती प्रस्ताव को लाया जाता है। और कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सांकेतिक कटौती, साधारण कटौती और नीति और सहमति कटौती। ये 3 प्रकार की कटौती के बारे में बातें की गई है अनुच्छेद 113 में। अनुच्छेद 113 में क्या कहता है? अनुदान की मांग के बारे में। अब देखिए, ये 3 प्रकार की कटौतियां हो गया। कटौती में से ये 3 प्रकार के हो जाते हैं प्रस्ताव के रूप में। पहला नंबर है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती के बारे में जानेंगे।
कहता है इस प्रस्ताव के द्वारा यानी सांकेतिक कटौती के द्वारा जो है मांगी गई राशि में कम से कम 100 रुपया कम करने की बात है। साफ ही पता चलता है क्या लिखा हुआ है, कटौती प्रस्ताव। कटौती का मतलब होता है कमी करना। कटौती का मतलब क्या हो गया, कमी करना। यानी कटौती प्रस्ताव का अर्थ होता है कोई भी अगर अनुदान किया गया है, अनुदान की मांग की गई है, हमारे संसद में जो जितने विधायक वगैरह सब होते हैं उन सब से जो है जो भी लिखित तौर पर या अलिखित तौर पर इस संविधान में जो भी बजट मतलब कि अपना अपना अनुदान रखा गया सरकार के समक्ष, तो उसको जो है 3 प्रकार से कटौती के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। और कटौती का मतलब होता है कम करना। देखिए यहाँ कहता है पहला नंबर पर सांकेतिक कटौती, इस प्रस्ताव के द्वारा मांगी गई राशि में कम से कम 100 रुपया कम करने की प्रस्ताव किया जाता है। कहता है आपने जितना भी अनुदान मांग की है, जितना भी अपना प्रस्ताव रखा है, उसमें से कम 100 रुपया कम करने की बात की गई है। इसी को बोलते हैं हम लोग सांकेतिक कटौती। पहला कटौती हो गया। दूसरा कहता है साधारण कटौती। क्या कहता है, साधारण कटौती। देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है इस प्रस्ताव द्वारा मांगी गई राशि में कुछ रुपया कम करने की बात प्रस्ताव। देखिए इसमें था फिक्स कि 100 रुपया कम से कम करना है, ठीक है। अब दूसरा कहता है साधारण कटौती में, इस प्रस्ताव के द्वारा साधारण कटौती के द्वारा जो है कहता है जितना भी मांगी गई राशि है, जो भी राशि का मांग की गई है, उस राशि में कम से कम कुछ रुपया कम करने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे कि उदाहरण तौर पर हम लोग समझते हैं कि अगर 10,000 का रुपया का मांग किया गया, क्या क्या है, 10,000 रुपया का मांग किया गया, अनुदान किया गया, 10,000 रुपया का अनुदान दिया जाए, तो 10,000 रुपया के बदले में जो है 9,000 रुपया जो है दिया जाएगा। ये हो गया हमारा साधारण कटौती का नियम। साधारण कटौती कहता है कि जितना भी रुपया का डिमांड किया गया यानी जो मांग की गई है, उसमें कुछ न कुछ रुपये कम करने का प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है। और इसके लिए जो है हम लोग उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं, अगर 10,000 रुपया का अनुदान किया गया, अनुदान मांग की गई है, तो उसमें कम से कम जो है 1,000 रुपये कटौती हो जाएगी, कि 9,000 ही उनको दिया जाएगा। ये प्रस्ताव होता है 10,000 में से 9,000। ये नहीं कह सकते 1,000 सब में कटेगा, एक उदाहरण लेके कुछ रुपया कटेगा ही कटेगा, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग साधारण कटौती। तीसरा है नीति असहमति कटौती। देखिए असहमति, नीति असहमति कटौती, इसका मतलब होता है नीति मतलब नियम, नीति मतलब नियम, असहमति यानी कि इसमें सहमति नहीं दिया जाता है, उसे बोलते हैं असहमति। कहता है नीति असहमति कटौती, इसका मतलब होता है देखिए इस प्रस्ताव के द्वारा जिस नीति के तहत, जिस नियम के तहत धन की मांग की गई है, जितना अनुदान का डिमांड किया गया, मांग किया गया है, उस नीति को ही खारिज करते हुए धन न देने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है नीति असहमति कटौती के तहत यदि इस प्रस्ताव के द्वारा जो है जिस नीति के तहत, जिस कानून के तहत, जिस नीति के तहत, जिस नियम के तहत धन की मांग की गई है कि हमको इतना इतना इस राज्य को या इस काम के लिए इतना इतना आवंटन किया जाए, तो कहता है क्या कि नीति असहमति कटौती के तहत ही जो है जिस नियम से उस पैसे की, उस धन की डिमांड की जा रही है, मांग की गई है, उस नीति को, उस नियम को ही खारिज कर दिया जाता है। क्या कर दिया है, उस नियम को ही खारिज कर दिया जाता है, और खारिज करते हुए धन ना देने का प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ये हो गया इसका क्या, नीति असहमति। यानी हम अभी तुरंत बताएं कि असहमति का मतलब होता है उसमें सहमति नहीं देना, यानी उस नीति को ही खारिज कर देते हैं और धन नहीं देने का प्रस्ताव को पारित करते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की कटौतियां हो गया, जो कि हमारे किस में डिपेंड करता है, अनुदान की मांग पर। अनुदान की मांग पर ही ये 3 प्रकार की कटौतियां निर्भर करती है। और ये हमारा हो गया बजट। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे हम लोग भी जानेंगे। आइए हम लोग इसके आगे जानते हैं। कहता है यहाँ पे गिलोटिन की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है, गिलोटिन की। गिलोटिन देखिए क्या है, गिलोटिन एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसके भाषा का शब्द है, गिलोटिन एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि बिना चर्चा के अनुदान की मांग, बिना चर्चा के अनुदान की मांग मतदान के लिए रख दिया जाता है, इसे गिलोटिन कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। गिलोटिन क्या है, गिलोटिन एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ये भारतीय भाषा नहीं है, ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, कहता है क्या, इसका अर्थ यह है कि बिना चर्चा के ही, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी चर्चा के ही अनुदान की गई राशि, अनुदान की जो मांग होता है उसे मतदान के लिए सामने रख दिया जाता है, यानी सदन में, किसी सदन में। कहता है चर्चा के, कहता है इसका अर्थ होता है कि बिना चर्चा के अनुदान की मांग, अनुदान की जो मांग बताई, हम लोग अनुदान की मांग को समझे, अनुदान की मांग को मतदान के लिए रख दिया जाता है। तो कहाँ रखा जाता है, संसद के सदन में। यानी कहने मतलब है कि ऐसा कोई अनुदान है जिसकी कोई चर्चा वर्चा नहीं की जाती है और डायरेक्टली रूप से वो सदन में रख दिया जाता है और उसके ऊपर मतदान कराया जाता है कि भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए, मतलब अपना सहमति दीजिए या सहमति नहीं दीजिए, इस बारे में चर्चा स्टार्ट हो जाता है, वहाँ सदन में डायरेक्ट रख दिया जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि बिना चर्चा के ही, बिना चर्चा के अनुदान की मांग को सदन में रख करके उसके लिए पर मतदान कराया जाना, उसे हम लोग बोलते हैं गिलोटिन। क्या कहते हैं उसको, गिलोटिन। और संसद के सदन में इस प्रकार से रखने पर उसको मतदान वहां पे होना हो जाता है, यानी मतदान किया जाता अनिवार्य है। कहता है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, गिलोटिन कहेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे गिलोटिन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 114 है। 114 में कहता है कि यह एक अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, क्या है, विनियोग विधेयक,
कहता है विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 114 में, अनुच्छेद 114 में जो है विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है। विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 114 में। कहता है ये एक प्रकार का धन विधेयक है। विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का क्या है? धन विधेयक है। और आप लोगों को पता है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। और यहाँ कहता है अनुच्छेद 114 के बाद, तो अनुच्छेद 114 में जो है विनियोग विधेयक की बात की गई है। और विनियोग विधेयक भी एक प्रकार से क्या है? धन विधेयक ही है। कहता है कि वैसा विधेयक जिसके द्वारा संचित निधि से धन को निकाला जाए। क्या कहता है? वैसा विधेयक जिसके द्वारा संचित निधि से धन को निकाला जाए और खर्च किया जाए, उसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। कहता है यहाँ पे विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है अनुच्छेद 114 में। कहता है यह एक प्रकार का धन विधेयक है। और वैसा विधेयक जिसके द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को? विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में है। और यह भी एक प्रकार का क्या है? एक धन विधेयक ही है। कहता है कि वैसा विधेयक जिसके द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाता है, उस विधेयक को लोग बोलते हैं विनियोग विधेयक। अब देखिए संचित निधि का बात आया, संचित निधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहता है संचित निधि क्या है? तो संचित निधि का जो चर्चा है, ये वर्णन है इसके बारे में अनुच्छेद 266 में। किसमें? अनुच्छेद 266 में संचित निधि की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 266 में की गई है। और संचित निधि में क्या होता है? सरकार का जितना भी आय होता है, जितना आमदनी होता है, सबका सब आमदनी किसमें जमा होता है? इस संचित निधि में जमा होता है। ये एक प्रकार समझ लीजिए संस्था है, और इसके तहत सारा पैसा क्या होता है? इसमें जमा होती है। कहता है अनुच्छेद 266 के तहत जो है, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का गठन किया गया। और इस निधि में क्या होता है? सरकार के समस्त आय, सरकार का जितना आमदनी होता है, सभी आमदनी इसके अंदर में जमा होती है। ये अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है। अब देखिए राज्य में भी संचित निधि राज्य का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है, यानी सरकार देश का अलग होता है और राज्य का अलग होता है। तो उसका वर्णन 266 में है। राज्य का भी जो संचित निधि है उसका भी वर्णन 266 में है। देखिए हम लिखे यहाँ पे अनुच्छेद 266 में ही राज्य के संचित निधि का भी चर्चा किया गया है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है? ये जो संचित निधि 266 में वर्णन किया गया, जो राज्य सरकार देश का बात कर रहा है, यानी सरकार की बात कर रहा है, जिसमें कि आय जमा होती है, उसके तहत जो है इसके ऊपर में देखिए क्या क्या भाग दिया गया है। तो संचित निधि से देश का यानी केंद्र का जो संचित निधि होता है, उसके तहत जो है किसका किसका वेतन भत्ता पेंशन को दिया जाता है। देखिए सबसे पहले में हमारे देश का सबसे पहले राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन, उनका जो भी बातें की गई है अनुच्छेद 266 के तहत, ये हमारा केंद्र सरकार का संचित निधि से दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ गया हमारा प्रधानमंत्री का भी वेतन भत्ता पेंशन जो भी होगा वह देश का जो संचित निधि होगा उससे दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का भी वेतन भत्ता पेंशन ये भी होगा हमारा देश का जो भी संचित निधि 266 के तहत जो देश का उसके तहत दिया जाएगा। फिर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी का वेतन भत्ता पेंशन जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वेतन भत्ता पेंशन, और राज्यसभा लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, इन सबका जो वेतन भत्ता जितना हम नाम चर्चा किए, इन सभी को वेतन भत्ता पेंशन जो है अनुच्छेद 266 के संचित निधि से ही दिया जाता है। और ये देश का संचित निधि जो है यानी केंद्र वाला उससे दिया जाता है। अब बात रहा कि राज्य सरकार का संचित निधि से क्या किया जाएगा। तो राज्य सरकार का जो संचित निधि होता है इसके ऊपर क्या भार सौंपा गया है। इसमें जो है राज्य के हमारे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा हो गए, विधान परिषद हो गए, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर हमारा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, इन सभी का वेतन भत्ता पेंशन सबके बातें जो है इसमें हमारा राज्य का संचित निधि से दिया जाएगा। हमारे राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन दिया जाता है राज्य संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा। हमारे राज्य का जो सुप्रीम हाई कोर्ट होते हैं, प्रत्येक हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन भत्ता ये कहां से दिया जाता है? राज्य संचित निधि से। लेकिन इनको जो पेंशन दिया जाता है वो देश के संचित निधि से दिया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस चीज को कहता है हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं इनको वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इनको पेंशन जो दिया जाएगा इसको भारत सरकार का जो संचित निधि है उससे दिया जाएगा इनको पेंशन। यानी वेतन भत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दिया जाएगा राज्य सरकार के संचित निधि से, और पेंशन इसको देश यानी भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 114 के बाद हम लोग अनुच्छेद 115 के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें क्या क्या गया। कहता है ये अनुपूरक बजट की बात करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 115 जो है अनुपूरक बजट की चर्चा की गई है अनुच्छेद 115 में। अब देखिए अनुपूरक बजट का बात किया गया अनुच्छेद 115 में। अनुपूरक बजट है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। आप लोगों को पता है, अभी हम चर्चा किए हुए हैं कि बजट जो है
पूरा एक साल का लेखा जोखा होता है, जिसमें एक साल में जितना पैसा दिया जाता है, कितना सरकार को कितना फंडिंग मिला, कितना क्या खर्च करेगा, इन सब की चर्चा जो है एक साल का पूरा जो है रिकॉर्ड जो है लिखित तौर पर ये जो पेश किया जाता है उसे हम लोग बजट बोलते हैं। यानी कि यहाँ कहता है कि अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट में क्या होता है कि जब एक वर्ष के लिए जितना भी राशि को आवंटित किया जाता है कि एक साल में उसको पूरा खर्च करना है, लेकिन होता है क्या, एक वर्ष पूर्व होने से पहले ही, कुछ समय पहले ही अगर वह राशि खत्म हो जाए, क्या हो जाए, राशि खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो शेष समय बच जाता है उस समय में जो एक फिर से जो बजट पेश किया जाता है और राशि को निकाल लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अनुपूरक बजट। क्या बोलते हैं उसको, अनुपूरक बजट। एक बार फिर से समझिए आप लोग, अनुपूरक बजट क्या है। कहता है कि बजट के तौर पर जब बजट जो है एक साल के लिए जो जितना भी राशि आवंटित किया गया, बजट के तौर बजट में जितना रुपया पैसा कौड़ी राशि जो है आवंटित किया गया कि एक साल में उसको खर्च करना है, लेकिन एक साल पूर्व होने से पहले ही वह पैसा अगर खर्च होकर के खत्म हो जाए और समय बचा ही रह जाए साल पूरा होने में, तो वैसे स्थिति में जितना समय बच जाता है उस समय में एक फिर से जो बजट लाया जाता है उस बजट के तहत फिर से पैसा जो है संसद के द्वारा निकाला जाता है, संसद के सहमति से उस बजट को ला करके पैसा को फिर से पेश किया जाता है। तो उस जो फिर से जो बजट लाया गया उसी बजट को बोलते हैं अनुपूरक बजट। क्या बोलते हैं उसको, अनुपूरक बजट। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 115 में है। आप लोग को अनुपूरक बजट समझ में आ गया। इसके बाद अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116 में देखिए क्या कहता है, यह लेखानुदान की बात करता है। किसकी बात करता है, लेखानुदान। देखिए अब लेखानुदान क्या है, कहता है इसमें लेखानुदान। देखिए लेखानुदान क्या है, कहता है लेखानुदान जो है जब बजट जो है किसी वजह से, जब बजट जो है किसी वजह से समय से पारित नहीं किया जाए, यानी समय से पेश नहीं किया जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ बजट का कुछ हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा, बजट का एक हिस्सा जो है खर्च करने के लिए, देखिए मान के चलते अभी बजट पेश करना था फरवरी में, मान लीजिए उदाहरण समझते हैं कि बजट को फरवरी माह में पेश करना था, लेकिन क्या हुआ, फरवरी में ना पेश करके मार्च में पेश हुआ, यानी कि समय बढ़ गया। कहता है वही कहता है कि यदि किसी कारणवश बजट जो है अपने समय से पेश अगर नहीं किया जाए, विलंब हो जाए, ऐसी स्थिति में उस समय में जो खर्च किया जाएगा, उस समय में जो खर्च किया जाएगा बजट के एक हिस्से को अगर जो निकाला जाता है और निकालने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी प्रस्ताव को बोलते हैं यहाँ पे लेखानुदान प्रस्ताव। क्या कहा जाता है, लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब क्या हो गया कि बजट अगर समय से किसी कारणवश नहीं पेश किया जाए, पेश किया जा सके और विलंब हो जाए, तो वैसे स्थिति में उस समय पे जो खर्च करने के लिए राशि चाहिए, उस राशि को बजट के एक हिस्से से जो निकाला जाता है उसके लिए जो नियम लाया जाता है, यानी जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को बोलते हैं लेखानुदान कहते हैं। और लेखानुदान क्या है हमारे 116 में। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे एक चर्चा की है राष्ट्रपति के बारे में। कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण पत्र होता है उसको कौन तैयार करते हैं, तो मंत्रिपरिषद करते हैं। तो अनुच्छेद 87 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87 में कहता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो मंत्रिपरिषद करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार कर रहा है, मंत्रिपरिषद करता है। इसका चर्चा अनुच्छेद 87 में, किसमें, अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करेगा, तो मंत्रिपरिषद तैयार करेगा। अब देखिए अभिभाषण के साथ ही एक शब्द आया है धन्यवाद प्रस्ताव। क्या आया है, धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। कहता है कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव लाया जाता है, जब राष्ट्रपति अभिभाषण तैयार किया जाता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहा होता है तो कहता है कि अभिभाषण पर ही एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। क्या कहते हैं उसको, धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव का पेश होना अनिवार्य है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पेश नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से याद रखें कि धन्यवाद प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही लाया जाता है। राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है, चल रहा होता है, अभिभाषण पर ही प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव जो है पेश होना अनिवार्य है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पेश नहीं होता है तो सरकार क्या होती है, गिरने की संभावना बढ़ती है, सरकार गिर जाती है। तो ये सब बातें हो गया हमारा गिलोटिन संबंधित लेकर अनुच्छेद 114 हो गया, अनुच्छेद 115 हो गया, अनुच्छेद 116 हो गया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे और जानेंगे। आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, धन विधेयक के बारे में। किस बारे में जानेंगे, धन विधेयक। तो धन विधेयक क्या होता है, कहता है धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 109 में, किसमें, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 109 में
धन विधेयक की जो चर्चा की गई है ये विशेष रूप से किस में की गई है, अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 जो कहता है कि धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 109 में कही गई है, जबकि धन विधेयक की जो परिभाषा क्या गया है अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें? अनुच्छेद 109 में। तथा इसे जो है लोकसभा के अध्यक्ष यानी परिभाषित करते हैं। धन विधेयक को परिभाषित कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष परिभाषित करते हैं। धन विधेयक के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग जान लेते हैं। देखिए धन विधेयक को सदन में कैसे लाया जाता है, उसको कैसे पेश किया जाता है। धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक का विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 109 में है, जबकि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में की गई है। और कहता है कि धन विधेयक की जो परिभाषित करते हैं कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक बात अच्छी तरह से आप लोग माइंड में इस चीज को सेट कीजिए। कहता है धन विधेयक को सबसे पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा में इसको साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा में इसको साधारण बहुमत से ही पारित करके इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। और जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में इसको जो है राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो चाहे या इसको ना चाहे यानी उस पर सहमति दे अथवा सहमति ना दे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर चाहे तो राज्यसभा इस विधेयक को, धन विधेयक को अपने पास में अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। अगर 14 दिन के अंतर में उन्होंने अपना सहमति दिया तो ठीक है, अगर सहमति नहीं भी दिया तो इस धन विधेयक को पारित होना समझा जाता है। इसके बाद इस विधेयक को अंतिम तौर पर जो है राष्ट्रपति ना चाहते हुए, राष्ट्रपति चाहे या ना चाहे उनको वहां पे हस्ताक्षर करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को इस पर सहमति यानी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। तो धन विधेयक इस प्रकार से पेश किया जाता है। इसका चर्चा अनुच्छेद, इसका परिभाषा अनुच्छेद 110 में की गई है धन विधेयक के बारे में। अब आइए हम लोग जानते हैं, कहता है लोकसभा के द्वारा परिभाषित धन विधेयक को, लोकसभा के द्वारा जो परिभाषित धन विधेयक होता है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। देखिए जब राष्ट्रपति इस पर, राष्ट्रपति धन विधेयक को नकार नहीं सकते हैं, राज्यसभा भी नकार नहीं सकते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, तो देखते हैं क्या करता है। लोकसभा द्वारा जो परिभाषित धन विधेयक होता है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी धन विधेयक अगर एक बार पेश हो गया तो वो धन विधेयक ही बन करके तैयार रहेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती उसको नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य का विधानसभा जो होते हैं, ये तो हमारा लोकसभा हो गया, राज्य का विधानसभा अगर धन विधेयक को परिभाषित कर दिया है, पेश कर दिया है, तो उसको लेकर के राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं उसमें भी उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी कि धन विधेयक को ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कहीं भी चुनौती दिया जा सकता है। इसके बाद हमारा है वित्त विधेयक। क्या है हमारा? वित्त विधेयक। देखिए वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में, किसमें? अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक 110 में और वित्त विधेयक 117 में। कहता है इसकी चर्चा, इसका जो वर्णन, विस्तृत वर्णन, वित्त विधेयक का जो वर्णन है अनुच्छेद 117 में क्या गया है। कहता है क्या? वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामले से, किस मामले से? वित्तीय मामले से। धन विधेयक का धन संबंधित था और वित्तीय हो गया वित्तीय मामले से। कहता है वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त विधेयक। यानी वैसा कानून यानी वैसा विधेयक जो कि वित्तीय मामलों से संबंधित रखता है उसे वित्तीय विधेयक कहा जाता है। ये कहता है क्या? यह साधारण विधेयक और धन विधेयक का मिश्रित रूप है। साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों का मिश्रित रूप को वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक एक तरह से कहा जाए तो साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों का मिश्रित रूप से ये बनकर मिलकर के बना है ये वित्त विधेयक। कहता है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। जितने भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग डायग्राम भी बना दिए हैं कि धन विधेयक जो है वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है, इसलिए वही कहता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग धन विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। और एक चीज जान लीजिए कि धन विधेयक का जो ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया है, धन विधेयक का क्या काम होता है। तो धन विधेयक जो है यह, इसका काम है टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना। इसका काम क्या है? कर को लगाना या कर को हटाना। इसके बाद में सरकार के द्वारा दिए गए ऋण को ऋण देना, सरकार के द्वारा ऋण दिया जाना और ऋण को वसूलना, ये भी धन विधेयक का काम ही है। इसके बाद धन विधेयक में क्या होता है कि संचित निधि में पैसा जमा करना या संचित निधि से खर्च करना, फिर आकस्मिक निधि में धन को जमा करना है उससे निकालना। यानी इन सभी का जो काम, जो जिम्मेदारी दिया गया है वो धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। ये सारी जिम्मेदारियां धन विधेयक का है। जैसे क्या? ऋण देना, ऋण लेना वापस, फिर उसके बाद सरकार के मतलब किसी भी चीज में टैक्स बढ़ाना, टैक्स को घटाना, या संचित निधि में पैसे को जमा करना, संचित पैसे को निकालना, ये सारा जो विवरण है, ये खर्चा जो मतलब जो भी अधिकार दिया गया, जो भी रखा गया किसके अंतर्गत, तो धन विधेयक के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो है
बजट के बारे में जान लिए, बजट में क्या क्या आता है, किन सब की चर्चा की गई है, शब्दों की, इन सब के बारे में लोग अच्छी तरह से समझ लिए। आई होप आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग के अगर मन में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर अपना मतलब अपने डाउट को क्लियर करेंगे, कमेंट में इसको मेंशन करेंगे, ताकि मैं उस डाउट को दूर कर सकूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें, और साथ साथ में आप लोग ये जरूर लिखें कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपना 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 जगह का नाम जरूर मेंशन कमेंट में अपना दर्ज करें। अपने दोस्तों के बीच में मेरे क्लास को, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।